ये दो चीज योगा अभ्यास करने के बाद में हमको देखने के लिए मिलती है। इन दोनों चीजों का फंक्शंस बहुत हेल्दी होता है। जो भी डाइट हम ले रहे हैं, उस डाइट से जो भी न्यूट्रिशन हमें प्राप्त हो रहा है और न्यूट्रिशन से प्राप्त जो ऊर्जा है वो पूरे शरीर को प्राप्त हो, ये योग अभ्यास इंश्योर करता है। दूसरा, जो इंडोक्राइनल ग्लैंड्स है हमारे, उनके सिक्रेशंस को योगिक अभ्यास प्रॉपर करता है, उनके सिक्रेशंस को एनहेंस करता है। ये दो चीज ऐसी चीज है जो शरीर की फिजियोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी इंटरवेंशन हम देते हैं योगिक थेरेपी के, उसमें ये महत्वपूर्ण चीज है। दूसरा क्या चीज होता है? इफेक्टिव रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। जो शरीर में विजातीय तत्व बन रहे हैं, वो विजातीय तत्व भी प्रॉपर निष्कासित हो रहे हैं। ये भी यौगिक अभ्यास के माध्यम से एक योग साधक को इसके लाभ प्राप्त होते हैं। अगर हमारे शरीर में दोष जो बन रहे हैं, वो दोष अगर प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं निकलेंगे, जो मल जिसको कहते हैं हम टॉक्सिन्स कहते हैं, विजातीय द्रव्य कहते हैं, वो प्रॉपर अगर निष्कासित नहीं होगा तो शरीर बीमार हो जाएगा। यहाँ योग अभ्यास ये इंश्योर करता है कि शरीर में जो भी विजातीय तत्व बन रहे हैं वो बाहर निकल जाए। इस प्रकार के हम आसन करते हैं, इस प्रकार के प्राणायाम करते हैं, मुद्राबंध का अभ्यास करते हैं कि हमारा आंतरिक शरीर विजातीय तत्व को अंदर में रुकने नहीं देता है, उनको प्रॉपर बाहर निकलता है। इसके लिए केवल षटकर्म ही नहीं बल्कि आसन और प्राणायाम का भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है। जो लोग षटकर्म करते हैं, नेति, धोती, बस्ती, नौली, त्राटक, कपालभाति, वो तो ठीक है, पर जो लोग नहीं कर सकते हैं वो कैसे प्यूरिफिकेशन प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं? तो उसके लिए जो होता है, हम प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं। प्राणायाम से इंटरनल जो वेस्ट है वो रिमूव करने में हेल्प मिलती है। और तीसरा इसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है, हेल्दी फंक्शंस ऑफ नर्व कनेक्शंस। जो भी योगिक प्रैक्टिसेस हम करते हैं, उन योगिक प्रैक्टिसेस के माध्यम से शरीर में जो नर्व कनेक्शंस का पूरा जाल है, वो पूरे नर्व कनेक्शंस प्रॉपरली काम करना शुरू कर देते हैं। नर्व कनेक्शंस का, नर्व सिस्टम का हेल्दी काम करना एक बात की गारंटी है कि आपके सारे सिस्टम सुचारू रूप से कार्य करेंगे। तो जो भी हम योगिक प्रैक्टिस हम करते हैं, उन योगिक प्रैक्टिसेस में इतनी क्षमता होती है कि वो आपके शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, आपके एंडोक्राइनल ग्लैंड्स के सिक्रेशंस को बैलेंस करे, शरीर में जो वेस्ट बन रहे हैं उनको प्रॉपरली रिमूव करे, और जितने भी नर्व है उन नर्व के कनेक्शंस को हेल्दी करे, उनके फंक्शंस को हेल्दी करे। ये कुछ ऐसे बातें हैं, ये कुछ ऐसे तथ्य है जिसके माध्यम से योग हमारे शरीर पे कार्य करता है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी योग किस प्रकार कार्य करता है। अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो बहुत ही गहराई से इसका अध्ययन किया जा गया है। जैसे प्राणायाम के प्रभाव फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल,
आसनों के, षटकर्म के, ध्यान के, इतनी गहराई में हमको नहीं जाना है। हम केवल इतना समझे कि किस प्रकार योगिक प्रैक्टिसेस हमारे शरीर पर प्रभावी होती है, सकारात्मक प्रभाव डालता है, और उन सकारात्मक प्रभावों के माध्यम से हमारा स्वास्थ्य कैसे सुदृढ़ होता है। एक प्रकार से योग ये गारंटी देता है आपको कि अगर आप नियमित रूप से योग करते रहेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आप बीमारियों से मुक्त रहेंगे। एक प्रकार से फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हमने आपको बता दिया कि किस प्रकार से फिजियोलॉजिकल कंडीशन पे हमारे शरीर पे यौगिक प्रभाव पड़ते हैं। अब हम जो यौगिक थेरेपी लेते हैं, वो यौगिक थेरेपी जो है हमारे व्यक्तित्व के ऊपर कैसे प्रभाव डालते हैं। उस यौगिक थेरेपी में हम कौन कौन से इंटरवेंशन देते हैं, यानी यौगिक थेरेपी में हम कौन कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं जो हमारे विभिन्न कोशों को मजबूत करती है, स्वस्थ करती है। तो हम चलते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा इसकी पहली क्लास में, या नहीं पढ़ा होगा तो हम ये बता दें, ये ह्यूमन जो बॉडी है, ह्यूमन पर्सनालिटी है, उसको 5 कोश में डिवाइड किया गया है, जिसको हम पंचकोश कहते हैं। और ये पंचकोश हमारे व्यक्तित्व के 5 आयाम हैं। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, जिसको हम अन्नमय कोश कहते हैं, जिसको स्थूल शरीर कहते हैं, फिजिकल बॉडी कहते हैं, उसके इंटरवेंशंस, उसके लिए कुछ हम इंटरवेंशंस प्रैक्टिस देते हैं, जैसे योगिक डाइट, आसनों का अभ्यास, ये सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद में प्रॉपर स्लीप। योगिक डाइट में ऐसी डाइट जो आपके सप्त धातुओं को नरिश करे, पोषण दे। योगाभ्यास, आसनों का अभ्यास करें, स्पेशली ऐसे आसन जो हमारे स्थूल शरीर की नाड़ियों को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, क्योंकि आसनों का सूक्ष्म प्रभाव हमारे स्केलो मस्कुलर एंडोक्राइनल सिस्टम पे काम करता है, तीनों रूप से एक साथ काम करता है, जिससे कि हमारी नाड़ियां ओपन होती है, नाड़ियों में जो स्टिफनेस है वो दूर होता है, और हम प्राणायाम के लिए तैयार होते हैं। ये सभी को पता होना चाहिए कि अन्नमय कोश आहार से बना होता है, फूड से बना होता है, इसलिए इस कोश को बीमारियों से मुक्त रखने के लिए अन्न का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। आज के समय में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, वो समस्याएं अन्न के दूषित होने के कारण ही उत्पन्न हो रही है। अन्न दूषित होगा तो मन भी दूषित होगा आपका, और आपका शरीर भी दूषित होगा, क्योंकि अन्न से ही आपका मन बन रहा है और आपके शरीर के सप्त धातु बन रहे हैं। दूसरी प्रैक्टिस हम बताते हैं, दूसरा जो इंटरवेंशन है योग थेरेपी का, ये है प्राणमय कोश के लिए। प्राणमय कोश के लिए जो इंटरवेंशन है वो प्राणायाम है। प्राणायाम एक ऐसी विधि है जो सभी इंद्रियों को शुद्ध कर सकती है, यानी जितनी भी इंद्रियां हैं
10 इंद्रिया माना जाता है, पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया और मन। इन सभी को शुद्ध करके इसको स्ट्रेंथन करती है प्राणायाम की प्रैक्टिस। तो ये चीज आपके जो व्यक्तित्व के दूसरा डायमेंशन है, प्राणमय कोश, प्राण शरीर, उसके लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा पर्सनालिटी का डायमेंशन है मनोमय कोश, मेंटल बॉडी। फिजिकल, फिर वाइटल, देन मेंटल। मेंटल बॉडी, मेंटल बॉडी के इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे इम्बैलेंस है, यहाँ पे असंतुलन है, तो उसका सूक्ष्म प्रभाव प्राणमय कोश पे जाएगा, प्राणमय कोश से स्थूल प्रभाव अन्नमय कोश पे दिखाई देगा। सारी बीमारियों की उत्पत्ति का स्थान मनोमय कोश है। अगर मनोमय कोश को शुद्ध कर लिया जाए, मनोमय कोश की अशुद्धियों को दूर कर लिया जाए, तो सभी बीमारियों को निर्मूल किया जा सकता है। क्योंकि मनोमय कोश से ही तनाव, चिंता, अवसाद और जो षड्रिपु है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर, ये सब जो है यही पैदा होते हैं। तो मनोमय कोश के लिए जो इंटरवेंशन हम देते हैं, मनोमय कोश को सुदृढ़ करने के लिए जो प्रैक्टिसेस हम करते हैं, उसके लिए हम प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा तक की प्रैक्टिस हम मनोमय कोश के लिए कर सकते हैं। इन अभ्यासों के माध्यम से मन को तामसिक से राजसिक, राजसिक से सात्विक बनाया जा सकता है। नेक्स्ट हमारी प्रैक्टिस है विज्ञानमय कोश, इंटेलेक्चुअल बॉडी। हमारे शरीर का ही एक, हमारे ही व्यक्तित्व का ही एक भाग है विज्ञानमय कोश, जिसको हम कह सकते हैं बुद्धि शरीर, विचार शरीर। ये ऐसा व्यक्तित्व का ऐसा महत्वपूर्ण भाग है जो आपको अपनी अंतरात्मा या जो आपका कोर इनर एग्जिस्टेंस है, उसके साथ में आपको उसका साक्षात्कार कराता है। इंटेलेक्चुअल जो बॉडी है, उसके लिए हम जो प्रैक्टिसेस करते हैं, उसके लिए ध्यान का अभ्यास करते हैं। और ये ध्यान सामान्य ध्यान नहीं होता है। सामान्य ध्यान जो है मनोमय कोश तक, प्रत्याहार, धारणा तक सीमित रहता है। ये जो ध्यान की पद्धति है, स्पिरिचुअल जो गुरु होता है, आध्यात्मिक गुरु होता है, वो अपने शिष्य को प्रदान करता है। विज्ञानमय कोश में ध्यान करने का मतलब है कि आप आंतरिक रूप से स्थिर हो चुके हैं, आपका मानसिक स्तर इतना उच्च हो चुका है कि आप अपने आप को समझने लग गए हैं, अपने विचारों पे, अपनी भावनाओं पे पूर्ण नियंत्रण आ चुका है। और अब यहाँ पे आप ध्यान के माध्यम से अपने पूर्व संस्कारों को निर्मूल करते हैं, निर्बीज करते हैं। यहाँ जो समाधि प्राप्त होती है, वो समाधि आपको असंप्रज्ञात समाधि का उच्च शिखर है। यहाँ पे आप असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त कर सकते हैं। ये तो बात हो गई है नॉर्मल से, जो सुपर नॉर्मल पर्सन है उसके लिए। आम व्यक्ति की पहुंच जो है अन्नमय, प्राणमय और मनोमय कोश तक है। तो योगा थेरेपी में नॉर्मली
मनोमय कोश तक की ही चिकित्सा होती है। बाकी विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश की चिकित्सा तो जो सबसे परम चिकित्सक होते हैं, जिसको हम गुरु कहते हैं, वही इन कोशों की चिकित्सा कर सकते हैं। इन कोशों में जो अविद्या है उनको दूर कर सकते हैं। तो जब हम योग थेरेपी पढ़ते हैं तो ये मान लिया जाता है कि योग थेरेपी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स है। सामान्य बोलचाल में हम उनको कहेंगे कि आसन थेरेपी, प्राणायाम थेरेपी, मुद्रा बंध थेरेपी, षटकर्म थेरेपी, ये सब योग थेरेपी के अंग है। अगला कोश हम बता रहे हैं आनंदमय कोश। आनंदमय कोश, यहां किसी प्रकार का सामान्य विकार नहीं होता है। यहां जिसको हम कहते हैं आनंद की अवस्था, आनंद एक ऐसी स्थिति, ऐसा तत्व है जो न समाप्त होने वाला है। उस स्थिति को हम यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं, पूर्ण स्वस्थ की स्थिति। यहाँ किसी प्रकार की बीमारियां, डिसऑर्डर्स नहीं होता है, विज्ञान में कोश में भी नहीं होता है। ये दो स्थितियां आपकी बहुत उच्च स्तर स्थितियां हैं। आगे चलते हैं। थेरेपेटिक मॉड्यूल्स ऑफ योगा थेरेपी। थेरेपेटिक मॉड्यूल्स क्या है योग थेरेपी के, हम इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं। पहला है फिजिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी क्या होता है कि आसनों के माध्यम से अपने शरीर को सुदृढ़ किया जाए। आसनम भवेद दृढ़म, आपने सुना होगा। आसन से क्या प्राप्त होती है? दृढ़ता प्राप्त होती है और द्वंद्वों से मुक्ति मिलती है। जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, सर्दी गर्मी, जो भी इन्वायरमेंटल असंतुलन है, उसको सहने की क्षमता बढ़ती है। हमारे अंदर सहन शक्ति बढ़ती है, इंडोरेंस बढ़ता है। तो फिजिकल थेरेपीज में वो सारे योगिक प्रैक्टिसेस, आसन हम करते हैं जिससे कि हमारा शरीर सुदृढ़ होता है। नेक्स्ट आता है इमोशनल थेरेपीज। इमोशनल थेरेपीज में हम देखते हैं हम अपनी भावनाओं को कैसे संतुलित करें। हम अपनी भावनाओं को, हम अपने विचारों को, हमारे अंदर उठने वाले संवेगों को, परिस्थितियों जन्य जो प्राप्त डिस्कम्फर्ट है, उसको कैसे हम सहेरे और इमोशनल स्टेबिलिटी को स्टेब्लिश करें। क्योंकि भावनात्मक असंतुलन आपको, आपके व्यक्तित्व को और आपके व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन को नष्ट कर देता है। आप बहुत ही इंटेलेक्चुअल हो, इंटेलिजेंस बहुत आपके अंदर है, बहुत प्रोफेशनल्स है, आप बहुत अच्छा पैसे कमा रहे हैं, बहुत लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, बहुत स्किल्ड पर्सन है, पर अगर आपका भावनात्मक असंतुलन है, आपका ईक्यू कम है, इमोशनल क्वोशेंट कम है, तो आपका जीवन सफल नहीं हो सकता। मीन्स आपके जीवन में स्ट्रेस रहेगा। जितने भी मेंटल डिसीज है वो सब आपको परेशान करेंगे। इसलिए जरूरी है इमोशनल थेरेपी। ये इमोशनल थेरेपी के बहुत सारे टूल्स हैं हमारे पास में योग में। जब हम वेद को देखते हैं, ऋग्वेद में देखिए, प्रार्थना का सोर्स जो है आपको ऋग्वेद में देखने के लिए मिलता है।
किस प्रकार हम प्रार्थना से जुड़ते हैं। प्रार्थना हमारे व्यक्तित्व का एक अंग बन जाता है और प्रार्थना के माध्यम से हम अपने भावनाओं को संतुलित कर सकते हैं। इमोशनल थेरेपी का एक अंग बताया। प्रार्थनाओं में मंत्र भी आते हैं, विचार भी आते हैं, शब्द भी आते हैं। शब्दों का उपयोग कर सकते हैं, विचारों का उपयोग कर सकते हैं और मंत्रों का उपयोग कर सकते हैं। मंत्र भी एक प्रकार से शब्द और भावनाओं का एक संयोजन है जिसका सूक्ष्म प्रभाव हमारे भावनात्मक स्थिरता पर पड़ता है। तो इमोशनल थेरेपीज में हम प्रार्थना का उपयोग करते हैं, मंत्र का उपयोग करते हैं, जप का उपयोग करते हैं, सेवा का उपयोग करते हैं। इन चीजों के माध्यम से हम इमोशनल थेरेपीज करते हैं। यहाँ पे महर्षि पतंजलि ने एक साधन दिया है जिसको चित्त प्रसादन कहा गया है। भावनाओं को संतुलित रखने के लिए यह साधन है। मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्या पुण्याम भावना तश्चित प्रसादनम। हमारे भाव कैसे होना चाहिए? जो सुखी व्यक्ति है उसके प्रति हमारा भाव मैत्री का होना चाहिए, दुखी व्यक्ति के प्रति हमारा भाव करुणा का होना चाहिए, पुण्यात्मा के प्रति हमारा भाव मुदिता का होना चाहिए, प्रसन्नता का होना चाहिए। पुण्य कार्य करते हुए किसी को समाज सेवा करते हुए देखे तो हम उससे जले नहीं, उसके से प्रसन्न हो, उसको एप्रिसिएट करें। और जो पापात्मा है, जो समाज में विग्रह पैदा करता है, जो आतंकी विचारधारा का है, ऐसे लोगों के प्रति हमारे अंदर में इग्नोरेंस का भाव होना चाहिए, उपेक्षा का भाव होना चाहिए। ऐसे व्यक्तित्व को कभी भी हमें एप्रिसिएट नहीं करना चाहिए, उनकी प्रशंसा नहीं करना चाहिए। और आपके पास में साधन संपन्नता है तो आप अपनी शक्ति से ऐसे लोगों को उसका दमन करने का कार्य करें। अगर ये चार भाव भी हम अपनाते हैं तो हमारे अंदर इमोशनल थेरेपी का काम करता है। आंतरिक शांति और संतुष्टि का भाव आपके अंदर रहेगा। अगर इसके विपरीत हम कार्य करेंगे तो हमारे इमोशंस इम्बैलेंस रहेंगे, हम भावनात्मक रूप से असंतुलित रहेंगे। जब हम भावनात्मक रूप से असंतुलित रहेंगे तो किसी भी प्रकार की संतुष्टि या खुशी या स्वास्थ्य हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इमोशनल थेरेपी में हमने प्रार्थना के बाद प्रार्थना, मंत्र जाप, संगीत, इन सब का उपयोग बताया। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर साइकोलॉजिकल एटीट्यूड। ये भी थेरेपी का पार्ट है। डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर साइकोलॉजिकल एटीट्यूड, हमारे मन के अंदर, हमारे चित्त में ऐसी अभिवृत्ति हम उत्पन्न करें जो हमें संतुष्टि और जीवन की सार्थकता का अनुभव प्रदान करे। लाइफ का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होना चाहिए? आज लोग कंफ्यूज है क्योंकि लोगों को अपने व्यक्तित्व की और स्वयं की समझ नहीं है। जीवन की सार्थकता और पवित्र मन की प्राप्ति, ये दो बड़े लक्ष्य है आपके सामने। और ये लक्ष्य तभी आप प्राप्त कर सकते हैं जब यौगिक एटीट्यूड आपके अंदर में डेवलप हो। और वो यौगिक एटीट्यूड डेवलप करने के लिए जो साधन दिए हैं महर्षि पतंजलि ने यम नियम के माध्यम से दिए। सार्थकता और जीवन की सार्थकता, और दूसरा क्या बोला आपने?
कोई बात कर रहे हैं? जी सर, ये पूछना चाह रहे कि जीवन की सार्थकता, 2 लक्ष्य बताए ना आपने जो, और दूसरा कौन सा बताया? दूसरा है मन की पवित्रता। जी सर। ये दो ऐसे चीज है जो अगर आपने प्राप्त कर लिए तो आप पूर्ण स्वास्थ्य की ओर जा सकते हैं। मन पवित्र हो गया आपका तो मन के अंदर के विकार समाप्त हो गए। जब मन के विकार मुक्त होने से आप पूर्ण स्वास्थ्य, होलिस्टिक हेल्थ को पा सकते हैं, यानी आप ध्यान की स्थिति तक जा सकते हैं। और जीवन की सार्थकता मतलब आप जो जी रहे हैं, जीने के बाद में आपको लगना चाहिए कि मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीवन जिया है। हम देखते हैं जीवन के उत्तरार्ध में हम सोचते रहते हैं हमको ऐसे करना चाहिए था, हमको ऐसे करना चाहिए था। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जब जीवन समाप्त हो जाता है तब हमें जीवन जीने का ज्ञान प्राप्त होता है, पर हमारे पास उस समय टाइम नहीं होता है। तो यहाँ पे महर्षि पतंजलि हमको अष्टांग योग में यम नियम की बात बताते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 10 बिंदुओं को हम अपने जीवन में अगर धारण करते हैं, अगर पूर्णतः नहीं तो आंशिक रूप से भी, तो धीरे धीरे हमारा जो परसेप्शन है वो परसेप्शन बहुत सकारात्मक हो जाएगा जीवन के प्रति। हम शिकवे शिकायत करना बंद करेंगे और अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करेंगे। किसी से कोई शिकायत नहीं रहेगी क्योंकि हमारा एटीट्यूड ऐसा डेवलप हो जाएगा। हमें पता चलेगा कि आज जो हम स्थिति में हैं उसके लिए हम ही उत्तरदायी है और कोई इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इसके लिए साइकोलॉजिकल एटीट्यूड डेवलप करने के लिए जो साधन हम दे रहे योग थेरेपी में वो है यम नियम। यम आपको बताया होगा पिछली क्लास में, अदर बहुत सारे एक्सपर्ट्स आपसे बात कर रहे हैं, नियम के बारे में भी आपको बताया ही होगा। नहीं पता होगा तो हम कक्षा की अंतिम जो क्वेश्चन आंसर वाला जो समय है उसमें हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा योग थेरेपी का नेक्स्ट पार्ट है मेंटल थेरेपी, मानसिक चिकित्सा। मानसिक चिकित्सा आज के दौर में बहुत जरूरी है क्योंकि सबके मन विखंडित है, दर्द से भरे हुए, परेशानियों से भरे हैं, और ऐसी परेशानी है जिसको आप शेयर भी नहीं कर सकते। इन परिस्थितियों में आप कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते क्योंकि मन अगर आपका दुखी है, मन में बीमारियां है, तो आप स्वास्थ्य की कल्पना ही नहीं कर सकते, बहुत दूर की बात हो गई। मन ईर्ष्या द्वेष से भरा हुआ है, मन षड्रिपुओं से भरा हुआ है, तो आप कभी भी स्वास्थ्य की कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि जब हमने आयुर्वेद की परिभाषा दिया था स्वास्थ्य की, उसमें भी कहा प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। आपका मन, इंद्रिया और आत्मा अगर प्रसन्न नहीं रहेंगे तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते। तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपने मन को समझें, और मन को समझने के लिए स्वाध्याय की जरूरत है। मन के को समझने के लिए स्वाध्याय की अति आवश्यकता है। वेदों में भी कहा गया है स्वाध्याय मां प्रमाद, मतलब स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना है, हर दिन स्वाध्याय करना है। अच्छी पुस्तकों का, अच्छे विद्वानों की, आध्यात्मिक गुरुओं की, वेद शास्त्रों की, उपनिषद, भगवद गीता इत्यादि
आध्यात्मिक ग्रंथ है उनका अध्ययन करें। और स्वाध्याय का दूसरा पक्ष है स्वयं का अध्ययन करना, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना। 24 घंटे में आप 24 मिनट टाइम निकालिए स्वयं के लिए। आप शांति से चुप बैठ के कुछ प्राणायाम करने के पश्चात सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करें। स्वयं से बात करें, स्वयं के मन को खोजे, स्वयं के विचारों को समझे, स्वयं के विचारों को देखने की कोशिश करें, भावनाओं को देखने की कोशिश करें, अपनी आदतों को देखने की कोशिश करें और उनके बारे में सोचें। श्रवण, मनन, निधिध्यासन। श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण का मतलब सुनना, एक्सक्यूज जो मी भी सर, आपने अच्छी बातें आध्यात्मिक गुरुओं से, योगियों से जो भी बातें पढ़ी होगी, सुनी होगी, उनको सुनना, उन पे विचार करना, मनन करना, और मनन के बाद में जो सार तत्व प्राप्त हुआ है उसके अपने व्यवहार में और अपने व्यक्तित्व में ढाल लेना। जैसे खाना खाते हैं, फिर खाना पचता है, पचने के बाद में जो सार तत्व है वो पूरे शरीर की कोशिकाओं को प्राप्त होता है। ऐसी ही प्रैक्टिस स्वाध्याय की है। ठीक है, गुरु वाक्य को सुनना, अच्छी पुस्तकों की जो ज्ञान है उसको सुनना, समझना, पढ़ना, उसके ऊपर चिंतन करना, और उसके बाद में उसका जो एब्स्ट्रैक्ट है, उसका सार तत्व है, अपने व्यक्तित्व में लाना। अगर इसको अपनाते हैं तो हमारे अंदर की मानसिक बीमारियां समाप्त हो जाती है, मेंटल डिसीज समाप्त हो जाती है। कि मेंटल डिसीज के लिए यहाँ पे हम ध्यान करने की भी बात करते हैं। ध्यान इसलिए भी सामान्य व्यक्ति का नहीं हो पाता है क्योंकि चित्त स्थिर नहीं होता है। नहीं तो ध्यान अगर जिसको आ गया तो सभी प्रकार की बीमारियां, सभी प्रकार के असंतुलन समाप्त हो जाते हैं। ध्यान बिंदु उपनिषद में कहा गया है, यदि शैलसम पाप विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। मतलब हम अगर ध्यान करें तो जितनी भी मेंटल गार्बेज है, जितने भी पाप है, हमारे मन में विकार है, सब समाप्त हो जाता है। पाप का मतलब है कि हमारे मन में गठान आना, हमारे मन में विकार उत्पन्न होना। कोई भी विकार इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता है कि वो कभी हटे ना। ध्यान एक ऐसा डिटर्जेंट है जिसके माध्यम से आप मन की सभी प्रकार के दागों को, धब्बों को, मैल को निकाल सकते हैं, फेंक सकते हैं। इसलिए स्वाध्याय को और ध्यान को एक प्रकार से डिटर्जेंट का या एक प्रकार से साबुन का कार्य करता है जो हमारे मन को साफ करता है। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल थेरेपी, आध्यात्मिक चिकित्सा। आध्यात्मिक चिकित्सा ये विश्वास का एक विश्वास से संबंधित एक पद्धति है, श्रद्धा और विश्वास। हम ये मानते हैं कि हम एक यात्रा में चल रहे हैं और ये यात्रा बहुत जन्मों से चली आ रही है और आने वाले कई जन्मों तक चलती रहेगी। हमारे कर्म, हमारे संस्कार हमको निरंतर जो दुनिया है इसमें घुमा रहे हैं। जन्म और मृत्यु का चक्र चला जा रहा है। अब हमें यहाँ ये समझने की जरूरत है कि इस चक्र में हम बहुत गतिशील है। अब हमको रुकने की आवश्यकता है और रुकने के लिए जरूरी है कि हमारा जो चित्त है वो स्थिर हो जाए। जब तक चित्त या मन
संस्कारों से भरा हुआ है, तब तक हम इस चक्र में घूमते ही रहेंगे और कहीं स्थिर नहीं होंगे, कहीं शांति नहीं मिलेगी। इसलिए हम इसमें स्पिरिचुअल थेरेपी में अपने कर्मों को सात्विक करने की कोशिश करते हैं, सेवा भाव अपनाते हैं। सेवा के माध्यम से हम अपने पूर्व कर्मों को धोने की कोशिश करते हैं, हमारी बुरे संस्कारों को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, किसी आध्यात्मिक गुरु के शरण में जाते हैं और पूर्णतः समर्पण करते हैं और गुरु के मार्गदर्शन में अपने जीवन को जीते हैं। हालांकि यहाँ पे ये थेरेपी के अंतर्गत ये तो थोड़ी सी उच्च स्तरीय बातें हुई, सामान्य बातें ये है। स्पिरिचुअल थेरेपी का एक अंग बता रहा हूं मैं आपको, जो हर व्यक्ति अपने जीवन में अपना सकता है। पहला, अपनी आत्मा की आवाज नियमित रूप से सुनना। आपके अंदर से क्या आवाज आ रही है, आपकी अंतरात्मा आपको क्या करने के लिए कह रही है, वही काम करना। दूसरा, नियमित रूप से एक ऐसा कार्य करना जिसमें आपका कोई स्वार्थ न हो। सामान्य रूप से हम हर कार्य स्वार्थ के लिए करते हैं, पर यहाँ पे ये कार्य करना है आपको कि जिसमें आपका पूर्णतः निष्काम कर्म करना। एक कर्म, एक कार्य दिन का 24 घंटे में एक ऐसा काम करना है जिसमें आपका कोई स्वार्थ न हो। ये दो चीज भी अगर हम नियमित रूप से करते हैं तो स्पिरिचुअल थेरेपी हमारे ऊपर कार्य करेगी। कुछ ही समय बाद में हम इसका सकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर और हमारे मन पे देखने के लिए मिलता है। पहला कार्य हमने बताया, निस्वार्थ रूप से एक कार्य करना, चाहे किसी की सेवा हो सकती है, किसी के प्रति अगर कुछ भी नहीं दे सकते आप किसी को, तो किसी के लिए प्रार्थना हो सकती है। समाज में अगर कोई आपने व्यक्ति दुखी दिखा है, कोई भी प्राणी, कोई भी जीवन जहां पे दुख है, उसके लिए प्रार्थना करना। क्योंकि आध्यात्मिक रूप से, आत्मिक रूप से हम हर किसी से जुड़े हुए हैं। हमारा मन के, हमारे आत्मा के तार हर किसी के साथ जुड़े हुए हैं। तो दुखियों के लिए प्रेयर करना स्पिरिचुअल थेरेपी का एक अंग बताया। कोई भी दिन में एक सकारात्मक निष्काम कार्य करना। दूसरा है अपनी अंतरात्मा के प्रति सजग होना, ये महसूस करना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं दिव्य हूं। मैं, जो उपनिषदों में कहा गया है, सोहम सच्चिदानंद हम, ये सारी दिव्यता मेरे अंदर, ईश्वर ही मैं हूं, मैं ही ईश्वर हूं। ये दिव्यता का भाव आपके अंदर आना चाहिए। फिर आपको वो लगेगा कि मेरे अंदर जो कमियां है या जो विकार है वो क्या है। तो विकार क्या है, एक प्रकार से जो कैंडल जलता है लालटेन के ऊपर, तो लालटेन के ऊपर क्या होता है कि बहुत सारे कालीमा छाई जाती है, धुएं से बहुत डार्कनेस छा जाती है। तो वो डार्कनेस ही हमारा मन है। तो मन कोई स्थिर नहीं है, उसको, उस डार्कनेस को साफ किया जा सकता है। जितना वो डार्कनेस साफ हो जाएगा उतना ही आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो यहाँ पे अंतर्मौन का अभ्यास करना, स्पिरिचुअल थेरेपी के लिए इनर साइलेंस का अभ्यास करना, गुरु की शरण में जाना, समर्पण करना। तीसरा है निष्काम, एक और कोई ऐसा कार्य जो कि जिसमें कि कोई आपकी कोई स्वार्थ न हो। चिड़ियों को पानी पिला सकते हैं, नियमित रूप से दाना डाल सकते हैं, यह अहंकार भी नहीं आएगा। क्योंकि इंसानों को हम मदद करते हैं तो वो हमारे दिमाग में रहता है, हमारा अहम बढ़ता है। बट
दुनिया में केवल इंसान ही नहीं है, जीवन तो बहुत जगह देखने के लिए मिलता है। उन सभी की आप सेवा करने का भाव। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव थेरेपीज। अगला योगा थेरेपी के नेक्स्ट मॉड्यूल है प्रिवेंटिव थेरेपीज। अब आता है ये प्रिवेंटिव थेरेपी क्या है। तो सामान्यतः क्या होता है कि एक व्यक्ति जब ठोकर लगती है तब संभलने की कोशिश करता है, कोई उसको परेशान करता है तब उसको समझ आती है, आंखें बाद में बहुत खुलती है। शरीर के प्रति भी हम बहुत लापरवाह रहते हैं। जब तक हम स्वस्थ रहते हैं तब तक हम कभी भी बीमारियों को दूर करने की बात नहीं सोचते, दूर रहने की बात नहीं सोचते और असंयमित जीवन जीते हैं। जो करना चाहिए वो नहीं करते, जो नहीं करना चाहिए वो चीज करते हैं, जो खाना चाहिए वो नहीं खाते हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं। जब जागना चाहिए तब हम सोते हैं, जब सोना चाहिए तब हम जागते हैं। मतलब एक प्रकार से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आज के समय में देखने के लिए मिलता है। दूसरी चीज है जो हमारा जो कल्चर है योग का, वो हम भूलते जा रहे हैं। और जो भोग का कल्चर है उसके प्रति हम सजग हैं, उसके प्रति हम आकर्षित है। और इस भोग कल्चर के कारण ही शरीर में सभी प्रकार की बीमारियां आ रही है। क्योंकि जितना ज्यादा हम इंद्रियों को सुख देने की कोशिश करते हैं, जितना ज्यादा हम सुख के प्रति आकृष्ट रहते हैं, उतना ही ज्यादा हम लापरवाह हो जाते हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति। तो यहाँ पे महर्षि पतंजलि ने बताया है हेयम दुख अनागतम। उन्होंने कहा कि जो आने वाला दुख है उस दुख से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आयुर्वेद में भी एक सिद्धांत दिया है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम। मतलब स्वस्थ व्यक्ति है उसको उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना है। इसी को आज के भाषा में कहते हैं प्रिवेंटिव थेरेपी। मतलब हम हमेशा स्वस्थ रहे, इसके लिए हमें अपने लाइफ में जो है अच्छी आदतों को एक्सेप्ट करना है, सुबह उठना है, अपने शरीर को की आंतरिक सफाई करना है, मन की सफाई करना है। इसको नियमित रूप से करते रहेंगे तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, बीमारियों से मुक्त रहेंगे। इसी को कहते हैं प्रिवेंटिव थेरेपी। एग्जाम्पल के तौर पे रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं अपने शिष्यों को, एक तांबे का लोटा दिखता है, कहते कि ये जो तांबे का लोटा है ना, ये जो चमक रहा है, अगर इसको डेली आप नहीं मांजेंगे, इसको डेली सफाई नहीं करेंगे तो ये इसकी चमक खत्म हो जाएगी। कुछ दिनों बाद में इसमें स्पॉट्स आना शुरू हो जाएंगे, कुछ सालों बाद में इसमें कोई भी चीज आप रखने लायक नहीं रहेंगे। ऐसे ही है प्रिवेंटिव थेरेपी। प्रिवेंटिव थेरेपी मतलब है प्रोएक्टिव होके स्वास्थ्यवर्धक चीजों को एक्सेप्ट करना। ऐसा नहीं कि जब हम बीमार पड़ेंगे तब हम ठीक होंगे। सामान्यतः लोग क्या होता है, योग और नेचुरोपैथी चिकित्सा की तरफ लोग तब जाते हैं जब एलोपैथी से आप उब जाते हैं या एलोपैथी आपसे हाथ छुड़ा लेती है। तब कहते हैं कि चलो योग के शरण में चलो, वहां पे बीमारियों को दूर करेंगे। तो ये मूर्खता सामान्य व्यक्ति कर सकता है, पर योग के जो स्टूडेंट है
योग साधक है वो ये नहीं कर सकते। कई बार हम लोग योग का डिप्लोमा मास्टर डिग्री कर लेते हैं, उसके बाद में भी हम योग प्रैक्टिस नहीं करते। अच्छा अच्छा लेक्चर देते हैं लोगों को, बहुत ज्ञान की बातें बताते हैं, और व्यक्तिगत लाइफ में कभी हम योग के सिद्धांतों को अपनाते नहीं है और कभी योग प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं। लगता है अरे मैं तो दुबला पतला हूं, मुझे क्या जरूरत है। तो ये एक भ्रम है। योग दुबले पतले लोगों को नहीं करना चाहिए, केवल मोटे लोगों को करना चाहिए, या जो बीमार व्यक्ति है वही कर सकता है। योग सबसे पहले स्वस्थ व्यक्ति के लिए है, जिसकी इंद्रियों में शक्ति है, जिसके शरीर में प्राण है, उसके लिए योग है सबसे पहले। अगर वो नियमित रूप से योग करता है तो समझ लो वो अपने हेल्थ को प्रिजर्व कर सकता है। प्रिवेंटिव थेरेपी का यूज करना यही है। नेक्स्ट आता है पेन रिलीफ थेरेपी। पेन रिलीफ थेरेपी सामान्य बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं, कहीं पे दर्द है तो उसको दूर करना। शरीर में दर्द है तो शरीर को के दर्द को दूर करो योग के माध्यम से। मन में दर्द है, भावनाओं में दर्द है, उनको दूर करें। भारत में लोग शरीर के दर्द को तो समझते हैं, और जिसके शरीर में कोई बीमारी है, दर्द है, डिफॉर्मिटी है, उसके प्रति हमारे अंदर में संवेदना भी रहती है और हम व्यक्त भी करते हैं। पर किसी के मन में दर्द है, कोई तनाव से युक्त है, कोई पागल है या सिजोफ्रेनिक पेशेंट है, उसके प्रति हमारे अंदर उतनी संवेदना नहीं रहती। सोचते कि देखो कितना हट्टा कट्टा है, हंसते हैं उसके ऊपर। परंतु सबसे ज्यादा परेशानी और सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य व्यक्ति वही है, उसी के प्रति हमारी संवेदना होना चाहिए। और योग थेरेपी यहाँ पे बहुत अच्छे से कार्य करती है। अगर व्यक्ति कुछ करने लायक स्थिति में है तो व्यक्ति अपने आप को ठीक कर सकता है। अगर वो करने लायक स्थिति में नहीं है तो उसके चाहने वाले उसके लिए आध्यात्मिक उपाय अपना सकते हैं, क्योंकि कर्म का प्रभाव तो होता ही है। चलिए, अभी हमने आपको वेरियस थेरेपेटिक मॉड्यूल्स हमने बताए कि ये थेरेपेटिक मॉड्यूल्स है। उसके पहले हमने इंटरवेंशन बताए हैं, डिफरेंट पर्सनालिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट के लिए कौन कौन से इंटरवेंशन हो सकते हैं वो बताएं। अगला अभ्यास हम करते हैं, अगला प्रैक्टिस हम करते हैं, या अगला जो हमारा टॉपिक है थोड़ा अष्टांग योग के ऊपर थोड़ा बताएंगे कि अष्टांग योग किस प्रकार होलिस्टिक हेल्थ में बीमारी से मुक्त होने के लिए कार्य करता है। अष्टांग योग आप लोग जानते ही है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। बहुत लोगों को तो ये याद भी हो चुका होगा। ये एक ऐसा थेरेपेटिक मॉड्यूल है जो समग्रता लिए हुए है। एक सामान्य इंसान भी अगर इस मॉड्यूल को, अष्टांग योग के मॉड्यूल को फॉलो करता है नियमित रूप से, तो वो हमेशा स्वस्थ रह सकता है। जैसे यम में हमने बताया, यम एक सोशल हेल्थ को इंश्योर करता है। यम में जो 5 एलिमेंट्स है, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 चीजें अगर आप फॉलो करते हैं तो सोशल हेल्थ को इंश्योर करते हैं, सामाजिक विकार आपके अंदर नहीं आएंगे। सोशली लोग आपको बहुत ज्यादा पसंद करेंगे,
एक प्रकार से आपकी सोशल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आप लोग जानते हैं कि सोशल स्ट्रेंथ बढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि व्यक्ति अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, उसको समाज की, उसके परिवार की आवश्यकता है ही। बगैर समाज और बगैर परिवार के उसका विकास नहीं हो सकता। आज हम जो भी है उसमें हमारा परिवार और हमारा समाज दोनों का योगदान है। तो यम के पालन से हम सोशल हेल्थ को प्रिजर्व करते हैं, नियम के पालन से हम अपनी पर्सनल लाइफ को स्ट्रांग करते हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम। दूसरा है आसन। आसन को 2 तरीके से डिफाइन करते हैं। जो योग दर्शन है, योग दर्शन के अंदर जो आसन को डिफाइन किया है, स्थिर सुखम आसनम, मतलब स्थिरता पूर्वक, सुख पूर्वक ध्यान की स्थिति में बैठना आसन है। हठ योग में थोड़ा सा उसको अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है। हठ योग में जो डेफिनेशन है या हठ योग में जो आसन है उसके अनुसार एडजस्टिंग द बॉडी इन वेरियस पोस्चर, विभिन्न शारीरिक मुद्राओं में शरीर को एडजस्ट करना और उस एडजस्टमेंट के माध्यम से फिजिकल हेल्थ को इंश्योर करना, शारीरिक सुदृढ़ता को प्राप्त करना। नेक्स्ट है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब होता है कंट्रोल ओवर द ब्रीथ, श्वासों पे पूर्ण नियंत्रण होना, प्राण शक्ति पे नियंत्रण होना, रेगुलेशन एंड चैनलाइजेशन ऑफ वाइटल एनर्जी इज प्राणायाम। तो प्राणायाम से जितनी भी बीमारियां हैं जो कि शारीरिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी से उत्पन्न हो रही है, उसको हम सर प्राणायाम स्लाइड चेंज कर दीजिएगा। इसी में अभी हम चल रहे हैं। नेक्स्ट है प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? एक प्रकार से अपने स्वयं को आंतरिक रूप से अनुभव करना, इंटरनलाइजेशन ऑफ सेंसेस ऑफ परसेप्शन, मतलब अपनी इंद्रियों को जो हमेशा बाहर की ओर काम करती है, एक्सट्रोवर्ट है, उसको इंट्रोवर्ट करना। आपकी स्लाइड्स चेंज नहीं हो रही है। अभी आ रही समझ में? नो सर, वही पहले ही वाली स्लाइड लगी हुई है। हाँ, हम तो उस पे चल रहे थे। अभी हम ये अष्टांग योग पे चल रहे हैं। योगा थेरेपी का एक मॉड्यूल हम समझा रहे थे कि एक जनरल पर्सन के लिए किस प्रकार से एक जनरल पर्सन योग थेरेपी को अपना के बीमारियों से मुक्त हो सकता है। उसके लिए अष्टांग योग का एक मॉड्यूल हम आपके सामने रख रहे हैं। प्राणायाम तक हमने बता दिया कि प्राणायाम किस प्रकार से आंतरिक दुर्बलता को दूर कर सकता है। जैसे कोई स्ट्रेस या डिप्रेशन का पर्सन हो, एंजाइटी का पर्सन हो, तो वो भी प्राणायाम करके अपने मनोमय कोश को प्राण से परिपूर्ण कर सकता है। और स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी को हम प्राणायाम के माध्यम से दूर कर सकते हैं। स्ट्रेस, डिप्रेशन या एंजाइटी क्या है? एक प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा है, निगेटिव एनर्जी है। वो निगेटिव एनर्जी जो आपके पूरे परसेप्शन को निगेटिव कर रही है, उस परसेप्शन को हम प्राणायाम के प्रैक्टिस के थ्रू पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर आवश्यकता यह है, प्राण को आप समझें,
प्राणायाम करते समय ये भाव के साथ प्राणायाम करिए कि जो हम श्वास ले रहे हैं उस श्वास में आपका तन, मन और अंतःकरण शुद्ध हो रहा है और उस महाप्राण से आपको प्राण प्राप्त हो रहा है, जिससे कि आपका शरीर और मन डिवाइन हो रहा है। जितनी भी गार्बेज है, जितनी भी गंदगी है मन की, वो सब दूर हो रही है। इस भाव के साथ जब आप प्राणायाम करेंगे तो जितनी भी मेंटल डिसीज है वो दूर होंगे। प्राणायाम को शास्त्रों में तप कहा गया है, प्राणायाम परम तप। प्राणायाम एक ऐसी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है जो आपके फिजिकल, मेंटल बॉडी को प्यूरिफाइड कर सकता है। एक प्रकार से शास्त्रों में प्राणायाम को सबसे बड़ा तप कहा गया है, सबसे बड़ा आविष्कार है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन प्राणायाम है। प्राणायाम से बड़ी कोई भी औषधि नहीं है। प्राणायाम आपकी सभी प्रकार की निर्बलता को दूर कर सकता है। आप शास्त्रों को पढ़िए। एक पुस्तक मैं आपको सजेस्ट करूंगा, प्राणायाम से आदि व्याधि निवारण। प्राणायाम से आदि व्याधि निवारण। आदि का मतलब है शारीरिक बीमारियां, व्याधि का मतलब है मानसिक बीमारी। अगर प्राणायाम का सही तरीके से उपयोग हम कर ले तो सभी बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, तो योग थेरेपी में प्राणायाम का महत्व सबसे बड़ा है। इससे बड़ा कोई महत्व, इससे बड़ा ध्यान का भी महत्व नहीं है। इसलिए क्योंकि ध्यान हम कर नहीं पाते, आसन के लिए हमारे पास टाइम ज्यादा होता नहीं है। प्राणायाम आप 15-20 मिनट नियमित रूप से प्राणाकर्षण प्राणायाम कीजिए, जो कि आचार्य श्री राम शर्मा ने एक सिंपल प्राणायाम दिया है, नाड़ी शुद्धि और प्राणाकर्षण प्राणायाम। उनको आप करिए, आप स्वस्थ रहेंगे। इसमें भी आप ध्यान रखिए, बहुत उच्च स्तरीय प्राणायाम आप मत करिए। देखा देखी आप लोग करते हैं उच्च स्तरीय प्राणायाम, ये आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जब तक कि आप नाड़ी शुद्धि अनुलोम विलोम के माध्यम से शरीर को प्यूरिफाइड नहीं करते हैं, तब तक कोई भी व्यक्ति प्राणायाम करने के लायक नहीं है। इसलिए साधारण प्राणायाम करिए, प्राणाकर्षण प्राणायाम करिए, गहरी लंबी श्वास लीजिए, जिसमें अनुभव करिए उस दिव्य प्राण को हम शरीर को के अंदर धारण कर रहे हैं। सूर्य से उत्पन्न जो दिव्य प्राण है हवा के रूप में हमारे अंदर आ रहा है और हमारे शरीर की एक एक कोशिकाओं को प्रकाशित कर रहा है, ऊर्जा से भर रहा है। श्वास छोड़ते हुए अनुभव करिए कि शरीर की सारी दुर्बलता दूर हो रही है, मन के सारे विकार नष्ट हो रहे हैं और हमारा शरीर और हमारा मन प्राण से भर रहा है। ये भाव के साथ अगर आप प्राणायाम करते हैं तो शरीर और मन की सभी बीमारियां दूर हो जाएगी। यही प्रिवेंटिव थेरेपी भी है। प्राणायाम से आपके संस्कार भी ठीक होंगे, आपकी आदतें भी ठीक होंगी, आपके अंदर विल पावर बढ़ेगा। कई बार हम अच्छा बनना चाहते हैं, स्वस्थ होना चाहते हैं, पर स्वस्थ होने के लिए हमारे अंदर विल पावर नहीं है। ये विल पावर आपको प्राणायाम से मिलेगा। जब प्राणायाम से जो विल पावर मिलेगा, उस शक्ति का उपयोग हम प्रत्याहार में करेंगे आगे। जब हमारी इंद्रियां अंतर्मुखी होती है, आंख, कान, नाक, त्वचा, जब हम उसको इंटरलाइज करते हैं तो फिर क्या होता है कि हम अपने शक्ति के बारे में, अपने पावर के बारे में, अपनी अच्छी बुराई के बारे में
अपनी कमियों के बारे में हम जानते हैं। समय रहते हुए अच्छाइयों को हम बढ़ाते हैं, बुराइयों को हम नष्ट करते हैं। गुड हैबिट्स को हम डेवलप करते हैं, जो कि हमें बीमारियों से दूर रहने में हेल्प मिलती है। हमारा माइंड ऑर्गेनाइज्ड रहता है, हम हर कार्य सही तरीके से करते हैं। धारणा से नेक्स्ट स्टेप है धारणा। धारणा से हम अपने मन को सही ऑब्जेक्ट पे लगाना शुरू करते हैं। जो हमारा ध्येय है, जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य के प्रति हम सजग बनते हैं और हमारी जो एनर्जी है उसको हम अपने टारगेट के टुवर्ड्स चैनलाइज करते हैं। ध्यान से उस एनर्जी का हम अपने लक्ष्य में पूरा यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। और नेक्स्ट है समाधि। नॉर्मली समाधि बहुत बड़ी बात है, पर सामान्य रूप से हम सब समाधि का अभ्यास कर सकते हैं। समाधि का मतलब होता है बैलेंस कंडीशन ऑफ माइंड, बैलेंस कंडीशन ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। शरीर, मन और आत्मा का संतुलन ही समाधि है। तो इस टाइप से हम योगा थेरेपी का नेक्स्ट यूज कर सकते हैं। ओके, अभी कौन सा स्लाइड आपके सामने शो हो रहा है? सर योगा थेरेपी थेरेपी। ओके, यहाँ तक जो हमने बात बताई है कुछ समझ में आई है आप लोगों को? यस सर। जी सर, जी सर। सर एक क्वेश्चन था। जी जी। सर कंसंट्रेशन और मेडिटेशन में तकनीकी अंतर क्या है सर, कैसे? क्योंकि इनके कंसंट्रेशन जो एंड मेडिटेशन में अंतर यस सर। केवल जो है समय का है। जब हम लोग गोरख संहिता पढ़ते हैं, गोरख संहिता ने बताया है कि जब आप 12 प्राणायाम करते हैं तो एक प्रत्याहार बनता है, 12 प्रत्याहार करते हैं तो एक धारणा बनती है, और 12 धारणा करते हैं तो एक ध्यान बनता है। समझ रहे? तो अंतर यही है। क्या बताया आपने? पूछा ध्यान और कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन। मेडिटेशन में अंतर। यस सर। कंसंट्रेशन में क्या होता है कि जैसे आप आंख बंद करिए, आंख बंद करने के बाद में गुलाब की कल्पना कीजिए, ठीक है? यस सर। और देखिए कितने सेकंड्स तक वो गुलाब आपके चित्त में स्थिर रह जाए। आप देख रहे हैं कि आप 5-7 सेकंड उसको स्थिर कर पा रहे हैं, फिर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आपके चित्त में आ गया, ठीक है? फिर आपने प्रयास किया उस ऑब्जेक्ट को पुनः स्थिर करने का, यानी गुलाब को पूर्णतः स्थिर करने की फिर से कोशिश कर रहे हैं। तो एक प्रकार से बार बार ध्येय को, ऑब्जेक्ट को अपने चित्त में स्थिर करने का जो प्रयास है वो धारणा है, ठीक है? ध्यान में, धारणा में क्या है? ऑब्जेक्ट आता है, कई बार जाता है, स्थिर, पूर्णतः स्थिर नहीं रह पाता है। जबकि ध्यान में क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट है, जो ध्येय वस्तु है, आपके चित्त में कुछ समय के लिए निरंतर स्थिर रहती है, कंटिन्यू लॉन्ग टाइम तक स्टेबल रहती है। तो अंतर यही है। आपने सूर्य की ऊपर ध्यान लगाया, सूर्य की जो आभा है, उसकी प्रतिमा है, उसकी छवि है, उसको आपने निरंतर 1 घंटे तक महसूस किया, तो इसको हम कह देते हैं सविता ध्यान।
मतलब आपने निरंतर ध्येय वस्तु को अपने चित्त में धारण कर लिया, ये ध्यान हो गया। ध्यान की परिभाषा आपने सुनी होगी या पढ़ी होगी, क्या है? तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम। तेल की धार जैसे गिरती है तो दो बूंदों के बीच में कोई गैप नहीं होता है, वैसे ही चित्त का किसी ध्येय वस्तु पे निरंतर लगना ध्यान है। ठीक है? यस सर। सर बस यही इसको बात है। धारणा को ध्यान का पूर्ण चरण कह सकते हैं? बिल्कुल, ध्यान का सभी एक दूसरे के पूर्व चरण है। जैसे यम नियम पूर्व चरण है आसन के, आसन पूर्व चरण है प्राणायाम का, प्राणायाम पूर्व चरण है प्रत्याहार का, प्रत्याहार धारणा का, और धारणा ध्यान का, ध्यान समाधि का। सर इससे पूर्व वाली स्लाइड से एक और प्रश्न है मेरा। जैसे कोई एक साइकोलॉजिकल छोटा बच्चा है, धीरे धीरे नर्सरी पे पास होता है, फिर पहली क्लास में जाता है, सेकंड में जाता है, तीसरी में जाता है, चौथी में जाता है, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हम अपनी प्रैक्टिस को और ज्यादा गहराई के साथ कर सकते हैं, उच्च स्तरीय प्रैक्टिस बना सकते हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन में शुरू करता हूँ। आप लोगों की क्वेश्चंस होंगे, आप क्वेश्चन करिए। सर एक और प्रश्न था मेरा इसके पूर्व वाली स्लाइड से, साइकोलॉजिकल और मेंटल में क्या अंतर है? साइकोलॉजिकल और मेंटल। मेंटल थेरेपी। यस सर। एक साइकोलॉजिकल जो वर्ड, साइकोलॉजी जो वर्ड है, ये वर्ड मनोविज्ञान का है, मेंटल भी मनोविज्ञान का ही वर्ड है। तो साइकोलॉजी का मतलब होता है कि साइंस ऑफ बिहेवियर, हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं वो सब साइकोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है? हमारे व्यक्तित्व या हमारे व्यवहार को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं, तो ये सारी चीजें साइकोलॉजी के अंतर्गत आती है। तो साइकोलॉजिकल का मतलब होता है मन और व्यवहार से जुड़ने वाले कारक, और मेंटल का एक सीधा सीधा कारण है मन से, मन से जुड़ने वाली बहुत सारे फैक्टर्स, जैसे विचार है, कल्पनाएं हैं, ये सब माइंड से, मेंटल से जुड़ी हुई चीजें हैं। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिमिलरिटी है, समानता है, पर दो एस्पेक्ट मैं समझ रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू सो मच। और कोई योग थेरेपी के बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं? ये जो मैंने थेरेपीज आपको डिफरेंट टाइप की थेरेपीज बताए, उन थेरेपीज के कुछ मैंने टूल्स भी बताए, जैसे फिजिकल थेरेपी के, इमोशनल थेरेपी के, साइकोलॉजिकल एटीट्यूड्स डेवलप करने के, मेंटल थेरेपी, स्पिरिचुअल थेरेपी, प्रिवेंटिव थेरेपी, पेन रिलीफ थेरेपी, इनके कुछ टूल्स बताए मैंने, उनको आप याद रखिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्जाम देना है।